हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हम अवतल दर्पण में सिद्ध करें r/2। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम बोर्ड में। अवतल दर्पण में क्या सिद्ध करना है? r/2। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में सिद्ध करें f/r/2। देखिए, हर एक पॉइंट हम आपको बारीकी से समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण की बात होता है तो एक हम अवतल दर्पण पार लेते हैं। ये मान लिए क्या है मेरा? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लिए अवतल दर्पण। ये मेरा क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या होता है दोस्तों? दर्पण का प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस बिंदु को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। यानी इसको पी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? पी से। समझ में आ गया? अगर कोई लाइट रे, कॉन्सेप्ट की बात है, अगर कोई लाइट रे दर्पण के प्रधान अक्ष के अगर समांतर आती है, अगर कोई लाइट रे दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तब दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। देखिए, मान लिए एक लाइट रे आई। ये मेरा क्या है? दर्पण का प्रधान अक्ष। इसके समांतर एक लाइट रे आई, तब ये क्या होगा? तब क्या होगा? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो गुजारिए इसको। देखिए, हमने मान लिए इस पॉइंट को एफ। क्या मान लिए? एफ। इस पॉइंट को मान लिए हम एफ। ठीक है, क्या मान लिए? एफ। समझ में आ गया? अब एक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर कोई लाइट रे दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। जब परावर्तन होता अर्थात जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है वहाँ पे क्या डर होता है? नॉर्मल। क्या डर होता है? नॉर्मल। तो देखिए, हम यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक देखिए, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखिए, ये क्या ड्रॉ हो गया दोस्तों? नॉर्मल अभिलंब कर सकते हैं। और इसको हम मान लिए सी। क्या मान लिए? सी। क्या मान लिए दोस्तों? सी। समझ में इतना बात आ गई आपको? क्या? देखिए, और इस बिंदु को हम मान लिए बी। क्या मान लिए? बी। क्या मान लिए? बी। देखिए, इसको हमने मान लिए ए। क्या मान लिए? ए। समझ में आ गया? अब देखिए, ये एंगल, ये एंगल। देखिए, आपको हम बारीकी से समझाते हैं। मान ली कि दर्पण का हम नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं एम डैश। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, बारीकी से हम फिगर आपको समझाते हैं, कैसे हमने लिखे फिगर को, कैसे हमने तैयार की, कैसे ड्रॉ की। देखिए, सबसे पहले हम क्या किए? एक दर्पण लिए, दर्पण का नाम धर दिए एम और एम डैश। एम और एम डैश। ठीक है, ये दर्पण का क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये मेरा मध्य बिंदु है, इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, इसलिए इसको पी। समझ में आ गया? आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो देख रही है, कोई लाइट रे आ रही है, दर्पण के इस बिंदु पर पड़ने के बाद परावर्तन हुआ तो कहा? फोकस होकर गुजरा। फोकस होकर गुजरा। समझ में आ गया इतना बात? अब देखिए, तो जहाँ पे आपने जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई क्या है? एक इंटरसेप्ट, इस पे आपतित किरण पड़ती है तो क्या डर होता है? एक नॉर्मल डर होता है, तभी तो ये परावर्तन होता। ठीक उसी प्रकार की आपतित किरण इस बिंदु पे पड़ा, यहाँ पे एक नॉर्मल डर हमने किए ना। इतना बात आपको समझ में आ गया? आगे समझ में? अब देखिए, इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? भाषा कैसे लिखेंगे? आप
यहाँ पे गौर से देखिए और भाषा ऑटोमेटिक आप लिख लीजिए। देखिए क्या लिखिएगा, देखिए सबसे पहले हम क्या लिए, एक दर्पण लिए, दर्पण का नाम एम और एम डैश दिए ना, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा। क्या लिखिएगा पहले, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। क्या लिखिएगा, माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी, जिसका ध्रुव पी तथा वक्रता के अंत क्या है, सी, वक्रता के अंत क्या है, सी। इतना बात आप लिख लिए होंगे। आगे लिखिए, आगे क्या लिखिएगा, ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक क्या है दोस्तों, आपतित किरण, आने वाली किरण। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी, दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर है, जो दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर है। इतना बात आप लिख लिए। चलिए फिर क्या लिखिएगा, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद लाइट आई, परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा सी को बी से मिलाया या बी को सी से मिलाया। समझ में आ गया, इतना भाषा आप लोग लिख लिए। एक बार फिर हम बोलते, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है तथा वक्रता के अंश सी है। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधान अक्ष पीसी के समांतर है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, सी को बी से मिलाया। इतना बात लिख लिए। अब हम देखिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, देखिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से हम ये जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। अब इस एंगल को हम आपतन कोण कहेंगे या इस एंगल को हम कहेंगे आपतन कोण, या इसको कहेंगे परावर्तन कोण या इसको कहेंगे परावर्तन कोण, पता नहीं है। आप देखिए कैसे सब, आपतन कोण का परिभाषा क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को ऐसे सूचित किया जाता है। तो देखिए यही मेरा आपतित किरण है, यही मेरा आपतित किरण, यही मेरा अभिलंब है, तो इसके बीच में ये एंगल बन रहा, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, आई दे सकते, इसे आई से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। देखिए तो यही मेरा परावर्तित किरण है, यही मेरा अभिलंब है, इसके बीच में देखिए ये एंगल बना, इस एंगल का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, आई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए जब समझ में आ गया, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया आपको। तो परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर। इस कोण का नाम हम क्या दे सकते हैं, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये कोण हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए कोण ए बी सी बराबर, कौन कौन बराबर हो जाएगा, कोण ये कोण, ठीक है, ये कोण किस कोण, इस कोण का बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या देख सकते हैं, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण एक, समीकरण एक, समीकरण एक आपको समझ में आ गया कैसे आया, परावर्तन के नियम से आया। क्योंकि परावर्तन के नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण ए बी सी, और इस कोण का नाम क्या हो गया, कोण सी बी एफ। समझ में आ गया। अब देखिए ए बी समानांतर पी सी, ए बी क्या है, समानांतर पी सी है, और मान लेते ये क्या है, तिर्यक रेखा है, मान सकते। तो देखिए ये इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। देखिए ये मेरा क्या है, ए बी, ये मेरा क्या है दोस्तों, पी सी, ए बी पी सी मान लिया। अब देखिए ये इस टाइप का एक काट रहा है, इसको ऐसे काट रहा है, ये काट रहा है इसको, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से।
ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण आई तो ये कोण भी आई हो जाएगा। तो कौन कौन से हुआ एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखिए इसी को हम क्या लिखेंगे, कोण 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 ए बी सी, ये कोण ए बी सी बराबर कौन कौन हो जाएगा, कोण ये कोण हो जाएगा। तो ये कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी एफ, बी सी एफ ई कोण को लिख सकते हैं कोण बी सी एफ। समझ में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप देखिए समीकरण 1 और 2 हम पाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पाते हैं, देखिए इसका LHS बराबर है, इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। जब LHS बराबर है तो RHS देखिए हम कैसे बराबर करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो कोण CBF बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, कोण BCF आ जाएगा। इतना ये बात समझ में कैसे आया, जब हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला, कोण CBF बराबर कोण BCF। इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कोण CBF, कोण CBF ये ना, कोण CBF ये कोण ये कोण बराबर है कौन कौन, कोण BCF, कोण BCF यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यहाँ हो गया ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, गौर से देखिए यहाँ CBF इस टाइप का एक आपका क्या बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज देखिए बन रहा है। तो जबकि ये कोण के बराबर है। आप जानते क्या जानते, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर हो। यानी कहने का मतलब हुआ दो कोण बराबर हो दो भुजा भी बराबर होगा, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, बराबर हो। इतना बात आपको समझ, चूंकि दो कोण क्या है, बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये बन रहा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा या कोण कह सकते जिसका दो कोण या भुजा बराबर हो, क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका दो कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। जब ये कोण बराबर है तो इसका दो भुजा भी बराबर होगा, अर्थात इस कोण के सामने वाली भुजा ये और ये इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया क्या, इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भुजा बराबर है तो BF, चूंकि BF बराबर क्या हो जाएगा CF या FC कह सकते हैं CF। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इतना आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना जब समझ में आ गया तब देखिए हम मान लेंगे, माना कि बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट है। तब देखिए ये मेरा क्या है दोस्तों, F है, ये मेरा क्या है, एक F है, इसको मान ली F, ये मेरा क्या है P, और ये मेरा एक मान ली यहाँ पे एक बिंदु P है, ऐसे सॉरी B है। हमने माना कि ये जो बिंदु B है ये बिंदु P के बहुत नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक है तो मान लिया कि यहाँ पे बिंदु आ गया B, क्या आ गया B। तो ये और ये आपस में क्या बराबर होगा ना बराबर, क्योंकि हमने क्या लिखे, हमने ये माना कि बिंदु जो B है वो बिंदु P के बहुत निकट है। अभी आपने देखे यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है F है, यहाँ पर आपका क्या है एक P है, और एक यहाँ पर आपका ये क्या है B है। तो हमने क्या माना कि बिंदु P के बहुत निकट है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया बिंदु B। तो क्या ये भुजा के बराबर होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BF बराबर PF लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना कि
बिंदु बी बिंदु पी के बहुत निकट है तो वो तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। इसको हम तब क्या लिखेंगे, देखिए बी एफ बराबर पी एफ, इसको मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण 4। इतना बात आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए तब हम क्या करेंगे, पुनः अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट, समीकरण 3 और 4 से देखिए हमको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण अर्थात फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। समीकरण 3 और 4 से हम क्या पाएंगे, देखिए समीकरण 3 मेरा ये, समीकरण 4 मेरा ये। इसका देखिए LHS दोस्तों बराबर है, तो LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, RHS भी बराबर होना चाहिए, तो RHS बराबर करने क्या आएगा, CF बराबर PF, CF बराबर PF। तो समीकरण 3 और 4 से हमको क्या मिल जाएगा, CF बराबर PF, CF बराबर PF। इसको मान लिए समीकरण 5, समीकरण 5। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, F बराबर R/2, F बराबर R/2। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का दूरी मेरा क्या कहलाता दोस्तों, मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच का दूरी क्या कहलाता, फोकस दूरी अर्थात स्मॉल f कहलाता है। और इस C से वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक का दूरी क्या कहलाता, मेरा R कहलाता है। अर्थात यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तब देखिए हमको यही चीज प्रूफ करना, तो CF बराबर PF। देखिए दोस्तों हम अगर इस PC क्योंकि हमको R लाना है, तो इस PC को हम क्या लिख सकते हैं, इस PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC, PF प्लस FC। अर्थात ये और ये, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमको PC मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हम PC को क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, CF प्लस CF प्लस PF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। ये कैसे बात समझ में आ गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है, PC है, तो हम PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। इतना बात समझ में आ गया, इसीलिए हम इसको क्या लिखें, CF प्लस PF बराबर PC। अब देखिए इतना बात लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, समीकरण 5 से हम क्या पाएंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, समीकरण 5 से आप क्या पाते हैं, समीकरण 5 से हम ये पाते हैं कि जो मेरा CF है प्लस PF बराबर PC है, ठीक है। तो इसमें हम या तो CF के जगह पर PF दे सकते या PF के जगह पर CF दे सकते। अब देखिए हमको लाना क्या, इसके अकॉर्डिंग था नहीं, क्योंकि PC तो हमको मिल गया, PCR हमको क्या लाना है, CF। अगर CF लाएंगे, CF मेरा कुछ है नहीं ना, अर्थात वक्रता केंद्र से लेकर मुख्य फोकस तक का दूरी हमको कुछ पता नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमको क्या जरूरी है, F। तो F हम कहाँ, P से लेकर इस बड़ा मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाता है, F। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, PF ही हमको लेना पड़ेगा, CF नहीं लेंगे। इसलिए हम CF के जगह पर दे सकते हैं PF, समीकरण 5 से, क्योंकि CF बराबर PF या PF बराबर CF, CF के जगह पर PF दे सकते हैं या PF की जगह पर CF दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से CF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, PF प्लस ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों आपका PF है, अब बराबर क्या हो जाएगा, PC, क्या हो जाएगा, PC। इतना बात आपको समझ में आ गया। इतना बात समझ में आने के बाद अब देखिए
पी एफ यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, स्मॉल एफ, जिसको क्या लिखेंगे स्मॉल एफ, प्लस फिर यहाँ से पी एफ है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिर क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, अब बराबर पी सी लेकर सी तक का दूरी क्या दोस्तों आर क्या लिख देंगे इसको आर। अब एफ प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2f, एफ प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा 2f, अब बराबर क्या हो जाएगा इधर दोस्तों आर हो जाएगा। हमको क्या प्रूफ, एक तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं आर बराबर 2f, अगर एग्जाम में कह दिया जाए आर बराबर 2f प्रूफ कीजिए, एक तो यहाँ प्रूफ हो गया। फिर अगर हमको कहा जाए f बराबर r/2 प्रूफ करने की, तब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 2f, ठीक है, ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है, ये 2 यहाँ पर हम बताते हैं, देखिए ये 2 आपका गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, इधर क्या बचेगा सिंपल f। तो हम इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं f बराबर r/2 हमको यही ना प्रूफ करना था दोस्तों, हमको यही ना प्रूफ करना था। समझ में आ गया, कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए आ गया f बराबर r/2, समझ में आ गया। एक बार फिर से हम आपको समझा दें, देखिए परावर्तन के नियम से क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, तो ये कोण का बराबर हो गया, ये कोण का नाम कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर देखिए फिर क्या हुआ, क्योंकि ए बी समांतर है पी सी का, तो देखिए ए बी ये हो गया, पी सी मेरा ये हो गया, इस पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा जिसको नॉर्मल कहते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा एकांतर कोण से, ठीक है, क्या लिखिएगा एकांतर कोण से क्या आ जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, समझ में आ गया। इसको समीकरण 2 मान लिया, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट समीकरण 1 और 2 हमको क्या मिलता है, चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर होना चाहिए, आर एच एस बराबर करके क्या होगा कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, समझ में आ गया। अब देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या बराबर है, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं ये यही न भुजा है सी बी एफ, ये कौन बी सी एफ, ये कौन आपस में क्या है बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता तो उसका दो भुजा भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, इसलिए हमने क्या लिखे हैं चूंकि ये क्या हो जाएगा बी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी एफ, जिसको समीकरण 3 मान लिए। अब हमने माना कि बिंदु बी जो है वो पी के बहुत निकट है, बी पी के निकट है, तो क्या हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ बराबर पी एफ, इसको समीकरण 4 मान लिए। समीकरण 3 और 4 से हमें क्या पाए, समीकरण 3 और 4 से क्या पाए, इसका एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर होना चाहिए, तो आर एच एस बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ, समीकरण 5 मान लिए। अब देखिए हम इस पी सी को क्या लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, ठीक है। समीकरण 5 से हम क्या पाते हैं, समीकरण 5 से ये पाते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ या पी एफ बराबर सी एफ, इसलिए सी एफ के जगह पर हमने क्या दे दिया पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी, पी एफ अगर डायरेक्ट जाने क्या देगा 2 पी एफ का मान धरे देंगे एफ, वही बात आ जाएगा 2f, ठीक है, या डायरेक्ट धरे हम पी एफ का मान एफ फिर पी एफ का, दोनों को जोड़ दिए 2f बराबर आर आ गया, एफ सी का वैल्यू आर, तो इसलिए क्या है 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, समझ में आ गया। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।